सबसे पहला मेरा एक आपसे प्रश्न ये है कि आखिर जो गौरव गाथा है, हमें मैंने देखा है कि महाराणा प्रताप की गौरव गाथा या उन्होंने इस देश के लिए या फिर मुगलों से जो लोहा लिया अकबर के समय का जो पूरा टाइम है, उस समय में चारण काल मैं उसे मानता हूँ, लेकिन चारण काल जो है वो अकबर का है। अकबर ग्रेट हो जाता है, अकबर जो है वो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब तमाम तरह की बातों में अकबर को अपर ले जाते हैं और महाराणा प्रताप को लोअर लेके आ जाते हैं। तो ये इतिहास में जो ये जो झोल है, ये जो गोलमाल है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं उमेंद्र सर? वो तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको किस तरह देखता हूँ। चारण काल का मतलब मैं नहीं समझा। चारण काल का मतलब है कि ये जो वर्तमानिक जो कम्युनिस्ट इतिहासकार है, उस समय मुगलों के समय को वो चारण काल समझते थे, यानी मुगलों की प्रशंसा में लगे रहते थे, मुगलों को बड़ा बनाने के चक्कर में लगे रहते थे। आप चारणों ने देखिए मुगलों की औरंगजेब कब के बारे प्रशंसा में की इतनी है? बातें। जी। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब इसमें चारण चारण शब्द क्यों? मैं जाति से चारण हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं नहीं नहीं एक्सीलेंट नहीं करना नहीं क्षमा नहीं, चाहूंगा, चारण का बीच मतलब केवल में वो बदल नहीं दिया। है। चरण हाँ चाटुकार काल बोले इसको, सीधा ठेठ भाषा में जो कम्युनिस्ट हाँ इतिहासकार है वो मुगलों के चरण चाटुकार काल बनाए हैं, उसको ये चारण बोल रहे हैं। मतलब मुगल के तो चरण आप चाटने चारण वाला आप काम किया उन्होंने, अच्छा, मुगल का शब्दों महाराजा अगर का, ये मैंने है। किसी गलत शब्द का इस्तेमाल किया होगा तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो हिंदी इतिहास वगैरह हम नहीं लोगों नहीं ने नहीं पढ़ा है नहीं उसमें वो शब्द आता है। नहीं, जी, माफी के बहुत साथ। बहुत अपमानजनक है और नितांत भ्रांत है। चारण जी। कभी भी चाटुकार नहीं थे। हम्म। ये ये भी एक वामपंथी चाल है जिसमें कम से कम आप जैसे लोगों को तो नहीं पढ़ना चाहिए। उसको चारण काल नहीं कह सकते आप। चारण काल का मतलब कि हमने झूठी प्रशंसा करके मुगलों को महिमा मंडित किया। हम्म। आपको एक तो महाराणा हमीर, एक महाराणा जगत सिंह और हम्म। एक महाराणा राज सिंह, ये तीन बड़े मेवाड़ के सिसोदिया राणा महाराणा, ये होते ही नहीं अगर चारण उनकी सहायता नहीं करते तो। जी। और महाराणा राज सिंह जी जिन्होंने औरंगजेब को 1679 1680 में जूते मारकर राजस्थान से निकाला, वो उनका देहांत एक उनके चारण मित्र थे, उनके साथ दोनों ने खाना खाया एक साथ और दोनों की जहर मुझे खाने से मृत्यु हुई। इतना प्रेम था उनका चारणों से। और हम्म। चारण दो काम करते थे मुख्यतः। चारणों का काम था राजपूतों की स्त्रियों को धर्म क्षात्र धर्म पर रखकर जौहर के लिए तैयार करना। हम्म। जरा अपनी उंगली जला के दिखाएं गैस के ऊपर। हम्म। जरा उंगली जलाएं कैसे हाय तौबा मच जाती है। ये हम्म। हमारी देवी तुल्य महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें 5-5 7-7 साल के बच्चों को अपने शरीर पर बांध के जौहर करती थी। उनकी मानसिक तैयारी करनी पड़ती थी। ये काम चारण करते थे हम्म। क्योंकि चारण वाक्पटु होते हैं, चारणों को बोलना आता है, वो अपनी वाणी का उनको सरस्वती का वरदान है, इसलिए हम बात समझा पाते थे। हम्म। चारण ही दो राज्यों के बीच में दोस्ती कराने का काम करते थे। हम्म। और अंत में जब राजपूत और जितने भी लड़ाके थे, कोई राजपूतों का एकाधिकार नहीं था लड़ाई पर, मेवाड़ के अंदर सब 36 जातियां लड़ी हैं। हम्म। तो जब वो मरने लड़ने निकल जाते थे तो हम अंतिम लाइन ऑफ डिफेंस हम होती थी। ऐसा थोड़ी था कि हम जिंदा रहे। हम्म। चारण कभी जिंदा तो नहीं रहे। जब हम्म। जौहर हुआ साका हुआ तो हम भी साथ मरे इनके, हमारे राजपूतों के। इसलिए हम्म। उसको चारण कांड कहना एक बदमाशी, ये इनकी बदमाशी को हम यील्ड कर जाते हैं। हम जानते हैं, हमें हमें बोध नहीं। इसलिए मैं बहुत प्रेम से और बहुत हम्म। विनम्रता से आपको बात समझा रहा हूं कि उसको चारण काल कहना मैं अपने ही फिर लोगों। से माफी अब मांगता हूं नहीं क्योंकि नहीं मुझे आप, उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। मैं अगर यही होती तो आपको पता है कि मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था। वो जी। जाति सूचक हो गया ना भाई। चारणों को 5-7 अच्छा। लाख चारण जो राजस्थान और गुजरात में रहते हैं, वो उनको आप नीचा दिखा रहे हो, ऐसे कह रहा हूं। और मैं बहुत विनम्रता से ये बात आपको समझा रहा हूं, उसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है। जी। क्योंकि जी। चारण, 3 राजाओं का मैंने नाम लिया, राणा हम्मीर, महाराणा राज सिंह जी और हम्म। महाराणा जगत सिंह जी। हम्म। ये 3 होते ही नहीं अगर चारण नहीं होते तो। ये सिसोदिया वंश खत्म हो जाता।
इतना महत्वपूर्ण है चारणों का योगदान इस लड़ाई के अंदर, और वो मैंने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है, पूरा मैंने डिस्क्राइब किया है। आपकी किताब में है, लेकिन देश के टेक्स्ट बुक इतिहास में नहीं है। दिक्कत तो यही है, हम लोग नहीं पढ़ पाते, हम लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है। मैंने हाँ। यही प्रयास किया है आपको समझाने जी। का कि हम कई बार, जैसे मैंने आपका सवाल बोल रहे हो आप, तो ये आपकी भूल है कि हम उर्दू के शब्द को, जो दैनिक बोलचाल की हमारी भाषा है, उसमें हम उर्दू हमारे जीवन में घुसा रखी है इन्होंने। बॉलीवुड, आपका जो टीवी के सीरियल्स हैं, और यहाँ जरा कोई एक उर्दू का शेर बोल दे तो यहाँ पर तो लोग उसके सामने गलीचे कालीन की तरह बिछ जाते हैं। हाँ। और मातृभाषा में, हिंदी में साहित्य का सृजन कितना हो रहा है। यानी और इन वामपंथियों के हिसाब से तो उर्दू के अलावा कोई भाषा ही नहीं है, कोई सभ्य भाषा। जो हिंदी बोल रहा है वो तो असभ्य है, वो तो देसी देहाती किस्म का आदमी है। तो ये इस सब को फाइट करना, इस सब को हमें लड़ना पड़ेगा। दैनंदिन जीवन भाषा में हमें अब उर्दू को निकालकर शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका मौलिक प्रश्न, उस पर आ जाता हूं कि ये व्यभिचार भारतीय इतिहास के साथ कैसे हुआ, राइट? पहले समझे कि व्यभिचार क्यों कहता हूं इसको, मैं व्यभिचार क्यों कहता हूं इसको भारत के इतिहास के साथ। और इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रताप, मेवाड़ के इस घराने के प्रताप सबसे प्रबलतम सूर्य हैं, क्योंकि बाकी सब जो राजा हुए वो अद्वितीय हैं। मैंने अपनी पुस्तक में लगभग 1 दर्जन महाराणाओं का पूरा जीवन लिखने का प्रयास किया, जितने सोर्सों से मैं एकत्रित कर सकता था। सभी अद्वितीय, बापा रावल, खुमान, समर सिंह, रतन सिंह, सांगा, कुंभा, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह जी, प्रताप के बेटे, विलक्षण व्यक्तित्व। लेकिन इन सब को एक समृद्ध मेवाड़ विरासत में मिला था। इसलिए इनकी महानता उस कैटेगरी की नहीं है जो कैटेगरी महान जो प्रताप की है, क्योंकि प्रताप जब राजा बने 1572 में, तो चित्तौड़ जा चुका था। अकबर जैसा दुर्दांत हत्यारा शत्रु था। तो ये कहा जा सकता है कि मेवाड़ का लोएस्ट पॉइंट था वो। जब प्रताप मेवाड़ के महाराणा बनते हैं तो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ मेवाड़, और वहां से इस्लामी आक्रांताओं के सामने, मुगल आक्रांताओं के सामने समर्पण करना बहुत आसान बात थी, बहुत सरल बात थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं बचाने को। लेकिन उसमें से प्रताप कहते हैं नहीं झुकूंगा। जब मानसिंह आता है, जयपुर का राजा, उनसे समझौता करने के लिए 1573 के अंदर, 3 बातें बोलते हैं प्रताप उसे। ठीक है, तू अकबर के साथ मेरा समझौता करवाना चाहता है, तीन च कहते हैं इसको हम लोग यहाँ राजस्थान में या मेवाड़ के अंदर, 3 च। हूँ चाकरी नहीं करूंगा, मैं उसकी नौकरी नहीं करूंगा, जाकर के ये नहीं कहूंगा हुजूर आला, ये वो जो भी इनके सुबानी अल्लाह, जो भी तो नाम होता है इनका, वो नहीं करूंगा। दूसरा, हूँ चौथ नहीं दूंगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा मुगलों को। और तीसरा, हूँ छोकरी नहीं दूंगा, मैं बेटी नहीं दूंगा मुगलों को। इतनी क्लैरिटी उस आदमी को थी। जब कुछ नहीं था हाथ में, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले 4 बार अकबर ने अलग अलग, टोडरमल, दो मुसलमान थे और 1 बार राजा मानसिंह, 4 समझौते के प्रयास किए उस आदमी ने। 4 बार प्रताप ने सबको नकार दिया। इसलिए प्रताप महानतम सेना नायक हिंदू धर्म के मेरी दृष्टि में बन के आते हैं। जो मेरा तर्क है मैं आपको दे चुका कि वे उस वक्त उठे, उन्होंने बिगुल उस वक्त बजाया जबकि मेवाड़ लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन उस आदमी ने समर्पण नहीं किया, किसी राजपूत राजा ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी वो अपने बलबूते हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, उस युद्ध को जीता। उसके बाद एक कैंपेन चलाई, 1583 में दिवेर की लड़ाई लड़ी, उसको जीता। पूरा मेवाड़ पुनर्ग्रहित किया उस आदमी ने, सिवाय चित्तौड़ के। पूरा मेवाड़, महाराणा प्रताप जब 1597 में मोक्ष को प्राप्त होते हैं, पूरा मेवाड़ उनके अधीन था।